हेलो बच्चों, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अ न्यू चैप्टर। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, स्टेट बोर्ड एसएससी, और इसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो बेसिकली ये पढ़ के हम लोग को क्या समझ में आता है? वी अंडरस्टैंड दैट हम लोग को एलिमेंट्स है बहुत सारे, उसको हम लोग को क्लासिफाई करना है। अब ये क्लासिफिकेशन का नीड क्यों है, हम लोग को क्लासिफाई करने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीजन। अगर एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बन जाता है तो उस ग्रुप में से अगर मैं एक एलिमेंट को स्टडी करता हूँ तो उससे मुझे वो सारे ग्रुप का आइडिया आ जाता है। तो नाउ टू गिव यू एन सिंपल एग्जाम्पल, कि अगर मेरे पास एक क्लासरूम है विथ 40 किड्स, ठीक है, तो 40 बच्चों में से मुझे ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन से बच्चे को कौन सा स्पोर्ट पसंद है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे क्लासरूम में बच्चों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले ग्रुप में वो बच्चे होंगे जिनको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता होगा। दूसरे ग्रुप में मैं उन बच्चों को रखूंगा जिनको फुटबॉल अच्छा लगता है। तीसरे ग्रुप में लेट्स से हम लोग बास्केटबॉल, और चौथा ग्रुप होगा बैडमिंटन का, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग स्पोर्ट के 4 अलग अलग ग्रुप बन जाए। अभी एक ग्रुप में से अगर मैं एक बच्चे को लेता हूँ और उसको पूछता हूँ कि बेटा तेरे को कौन सा ग्रुप अच्छा लगता है, तो ही विल से कि सर आई लाइक क्रिकेट। तो इसका मतलब वो पूरे बच्चे क्रिकेट ग्रुप वाले हैं। किसी एक को उठा के पूछा, उसने बोला सर बैडमिंटन, तो मतलब वो पूरा ग्रुप बैडमिंटन का हो गया। तो मतलब उस ग्रुप में सभी बच्चों को बैडमिंटन बहुत पसंद है। तो मैंने हर एक को नहीं पूछा, मैंने सिर्फ ग्रुप बना दिया और ग्रुप में से एक बंदे को उठाया, ठीक है। तो एक बंदे को क्वेश्चन पूछने पे मुझे उसका हॉबी पता चला, तो उससे मुझे ये भी पता चला कि उस ग्रुप में बाकी के बच्चों का भी सेम हॉबी है या सेम स्पोर्ट, फेवरेट स्पोर्ट सेम है। दिस मीन्स मैंने हर एक बच्चे का याद रखने से अच्छा मैंने 4 ग्रुप्स बना दिए, और हर एक ग्रुप में से एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया, उसका फेवरेट स्पोर्ट पूछने पर मुझे पूरे ग्रुप का फेवरेट स्पोर्ट पता चल गया। सेम चीज एलिमेंट्स के लिए भी होती है। तो इतने सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। टिल डेट टुडे 118 मतलब 118 नए एलिमेंट्स हमारे पास, टोटल एलिमेंट्स इतने डिस्कवर्ड है टिल डेट। अभी इसमें से हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली लेके उसका केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो मुझे अगर सभी 118 एलिमेंट्स को स्टडी करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो दैट इज व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन। अगर मैं एक ग्रुप बना देता हूँ एलिमेंट्स का, उसमें से किसी एक एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी अगर मैंने स्टडी कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा? वो सारे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में है, मतलब वो सभी एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। जो एक सिलेक्टेड एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वही सिमिलर प्रॉपर्टीज बाकी के एलिमेंट्स का भी होगा। तो लेट्स से अगर एक ग्रुप है, इस ग्रुप में टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो भी ये 10 एलिमेंट में से मैं एक को पिकअप करता हूँ, इसको स्टडी करता हूँ, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका वैलेंसी। अगर ये सब मैंने एक एलिमेंट को स्टडी किया तो उससे मुझे ये पूरे ग्रुप ऑफ 10 एलिमेंट्स का आइडिया आ जाता है। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। दैट इज व्हाई वी नीड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो अभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए उनको अरेंज भी तो करना जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी को किधर भी बिठा दिया, कैसे भी अरेंज कर दिया और फिर स्टडी कर रहे, तो नहीं, तो इट विल नॉट बी हेल्पफुल, नहीं होगा। हाँ, ग्रुप बना दिया, अभी एक ग्रुप में भी मुझे एक ऑर्डर में सब बच्चों को अरेंज करना है, ताकि मुझे पता चले कि अभी अगर समझ लो मैंने क्रिकेट का एक ग्रुप बनाया, ठीक है, जिसमें 10 बच्चे हैं, तो मैं अरेंज कैसे करूंगा कि भाई पहले 5 बच्चे वैसे लूंगा जिनको बैटिंग करना अच्छा लगता हो, फिर बाकी के जो 5 बच्चे होंगे वो बॉलर्स अच्छे होंगे, ठीक है, और उन बैट्समैन में से एक विकेट कीपर भी होना चाहिए। तो ऐसा मेरा
एक ग्रुप के अंदर का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। वो जो 10 एलिमेंट्स थे उसके अंदर भी अरेंजमेंट है कि भाई जैसे कभी आप बैटिंग करने जाते हो, ठीक है, तो पहले कोई बॉलर को बैटिंग करने नहीं भेजते, जो बैट्समैन होते हैं वो सबसे पहले बैटिंग में जाते हैं। तो देयर इज अ स्पेसिफिक बैटिंग ऑर्डर, ठीक है, कि एक सीक्वेंस में ही लोग जाएंगे। पहले कभी भी आशीष नेहरा जाके बैटिंग ओपनिंग नहीं करता है, सचिन तेंदुलकर या सहवाग जाएंगे, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे एलिमेंट्स को भी एक ग्रुप, मतलब एक टीम है आपका टीम इंडिया, ठीक है, उसमें बैटिंग का एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, वैसे ही एक एलिमेंट्स का एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप में भी एक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट कैसे होता है, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। उसके लिए वी हैव टू गो अ लिटिल बैक इन टाइम, थोड़ा पीछे हिस्ट्री में जाएंगे। तो इन द अर्ली 18th in the late 18th century and early 19th century, ठीक है, इस टाइम पे नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, ठीक है। अब जैसे जैसे नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे तो उनको क्लासिफाई तो करना था, पता करना था कि भाई ये क्या है, वी डोंट नो। तो लोगों को एकदम बेसिक तरीका क्या था क्लासिफिकेशन करने का, कोई भी एक एलिमेंट मिलेगा उसको हम लोग जोर से बजाते थे, मार देते थे उसको जबरदस्ती धड़ाम करके, ठीक है। तो अगर उस एलिमेंट को स्ट्राइक करने पे, उसको बजाने पे अगर आवाज आता है जोर से टंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो एक मेटल है। और अगर बजाया और टंग करके आवाज नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन मेटल। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो ह्यूमंस ने देखा और समझा था, दैट वाज मेटल एंड नॉन मेटल्स का, ठीक है। ये दो क्लासिफिकेशन थे, अगर बजा तो मेटल, अगर नहीं बजा तो नॉन मेटल। लेकिन बाद में ऐसा होने लगा कि गैसेस डिस्कवर हो गए। जब गैसेस नए नए डिस्कवर हुए तो लोग सोच में पड़ गए कि भाई अब गैस को बजाए कैसे, ठीक है, उसको तो बजा नहीं सकते, क्योंकि देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो भी डिस्कवर हो रहे थे वो टाइम पे वो सब सॉलिड स्टेट में थे, इसीलिए आप उसको बजा पा रहे थे, ठीक है। बजाया, आवाज आया तो मेटल, नहीं आया तो नॉन मेटल। अब गैस पता चला कि गैस करके भी कुछ होता है, तो उसको तो हम बजा नहीं सकते, तो अभी उसको क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे या नॉन मेटल बोलेंगे। तो यहाँ पे उनका क्लासिफिकेशन थोड़ा डगमगा गया, एंड इसीलिए उन लोगों ने फिर सोचा कि अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स बहुत ही नैरो है क्लासिफिकेशन, ठीक है, वी नीड अ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, ठीक है, थोड़ा और अपना व्यू पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, कि मतलब हम लोग को वो गैस को किसी अलग नजरिए से देखना पड़ेगा ताकि हम लोग उसको भी क्लासिफाई कर पाए। तो इसीलिए फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्लासिफिकेशन फेल हो गया। एक कुछ टाइम तक हेल्प किया, बाद में नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे तो ये ज्यादा हेल्पफुल नहीं था। देखो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये फेल हो गया, बट हाँ लेटर ऑन ये थोड़ा हेल्पफुल नहीं रहा, इसीलिए हम लोग ने इसको बाद में कोई भी नए एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई करना बंद कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद इन द ईयर 1817, ठीक है, इन द ईयर 1817 एक साइंटिस्ट था जर्मनी का, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट, जर्मनी का साइंटिस्ट था जिसका नाम था डॉबरिनियर, ठीक है। उसने क्या किया, उसके पास उस टाइम पे इन द ईयर 1807 ना, 1807 या 17, आई एम नॉट टू श्योर, आई थिंक सो 1807 था, ठीक है। तो इन द ईयर 1807 या 17, अभी हाँ शायद 17 ही है, आई एम सॉरी। इन द ईयर 1817 डॉबरिनर साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने एक नया चीज निकाला। उसने जितने भी एलिमेंट्स उसके पास पड़े थे, उसके पास जो पड़े थे मतलब जो उसको पता थे, उसका उसने एक पर्टिकुलर वे में अरेंजमेंट किया। कैसे, इन अ ग्रुप ऑफ 3, तो 3-3 एलिमेंट का जोड़ी बनाते गया वो, ठीक है, ठीक है। तो पहले 3 जोड़ी में उसने कौन सा डाला, ली ना के, ली ना पर के, मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का 3 एलिमेंट का उसने एक जोड़ी बना दिया। अब इस जोड़ी का
क्या सिमिलर प्रॉपर्टी था, ठीक है। इस जोड़ी का प्रॉपर्टी ये था, उसने ये तीनों को एक साथ क्यों किया, ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि भाई ये तीनों अगर एक ग्रुप में है तो इस ग्रुप का खासियत क्या है। तो डॉबरिनर सेड द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट, ठीक है, द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस, सॉरी, द मीन एटॉमिक मासेस of the first and the third element will be equal to the middle element। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट का मतलब ये था कि लिथियम का एटॉमिक मास प्लस पोटेशियम का एटॉमिक मास का अगर मैं मीन लेता हूँ, तो मीन मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, दिस विल गिव मी द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। मिडल में कौन है, सोडियम है। तो अभी देखो इसका हम लोग एटॉमिक मास का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो ठीक है, तो लिथियम का वैल्यू कितना है, लिथियम का वैल्यू है 6.9, ठीक है। पोटेशियम का वैल्यू कितना है 39 नहीं सॉरी, दिस इज 36 ना, 46 के लिए, हाँ 1 मिनट, इसका तो है 6.9, ठीक है। इसको मैं -46 कर देता हूँ, -23 कर देता हूँ, सॉरी 23, तो कितना आता है, 1 आएगा, 2 - 6 is 6 एंड ये हो गया 1, इसका डबल तो 22, 32, तो 32.2, देखो 32.1 प्लस 6.9 should be equal to 46। तो 46 का कैसे करेंगे हम लोग, सो लिथियम का एटॉमिक मास इज 6.9, पोटेशियम का एटॉमिक मास इज 39.1, ठीक है। अभी मैं दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे को सोडियम का एटॉमिक मास मिलना चाहिए। तो देखो क्या मिलता है, 9 + 1 इज 10 पॉइंट, जैसे बोला 9 + 1 इज 10, 10 + 6 is 16, 6 1 कैरी, 3 + 1 is 4, 46/2, फिर 46/2 कितना होता है 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास एक्चुअल में भी 23 है, ठीक है। तो उसने ये ढूंढ निकाला, ये रिलेशनशिप ढूंढ निकाला कि पहले का एटॉमिक मास और थर्ड एटम का एटॉमिक मास को आप ऐड कर दो, ठीक है, थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको जो बीच में जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे उसने 2 और अच्छे ग्रुप्स बनाए थे, ठीक है। सॉरी, तो दूसरा ग्रुप में कौन था, यहाँ पे पहले वाले ग्रुप में थे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पे था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से ये होगा कि कैल्शियम का एटॉमिक मास प्लस बेरियम का एटॉमिक मास जब मैं ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास मिलना चाहिए, ठीक है। अभी इसका कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40.1, कैल्शियम का एटॉमिक मास इज 40.1। बेरियम का एटॉमिक मास कितना है, बेरियम का एटॉमिक मास है 137.3 है, ठीक है। अभी ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके देखते हैं कितना आता है। तो स्ट्रोंशियम का मास कितना होना चाहिए 40.1 प्लस 137.3 डिवाइड बाय 2। तो देखो चलो ऐड करके देखते हैं, 3 + 1 is 4, 7 + 0 is 7, 3 + 4 is 7 और ये 1 ऐसे का ऐसा डिवाइड बाय 2। अब इसको मैं डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो क्या मिलता है, देखो दिस विल बी इक्वल टू 2 8 × 16 1 कैरी, वापस 8 × 16 1 कैरी 0.7,
तो स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास कितना होना चाहिए? 88.7 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल में एटॉमिक मास आता कितना है? इसका एक्चुअल एटॉमिक मास इज 87.6, ये उसका एक्चुअल है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से ये आता है। लेकिन दोनों भी काफी क्लोज है, ठीक है, मैं गलत नहीं बोल सकता। तो मतलब ये उसने जो क्लासिफिकेशन दिया है, दिस इज ऑल्सो क्वाइट क्लोज, मतलब भाई कुछ तो रिलेशन उसने निकाला है, रिजल्ट के हिसाब से दे आर प्रिटी क्लोज, तो मतलब इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है। और अभी लास्ट वाला देख लेते हैं हम लोग, जो थर्ड कॉम्बिनेशन उसने जो सजेस्ट किया था, दैट वाज ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का है। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? 35.5, ये क्लोरीन का एटॉमिक मास है। अब आयोडीन का कितना एटॉमिक मास है? इट इज 126.7, कितना है? 126.7। अभी ये दोनों को ऐड करके देखते हैं कितना आता है। तो देखो, तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास होगा दैट शुड बी इक्वल टू 35.5 प्लस 126.7 डिवाइड बाई 2। देखो मीन लेना है, सिर्फ ऐड करके नहीं छोड़ना, मीन भी लेना है, तो इसलिए डिवाइड बाई 2। तो 5 प्लस 7 इज 12, 1 कैरी, 6 प्लस 1 इज 7, 7 प्लस 5 इज 12, वापस 1 कैरी, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 3 इज 6, और ये 1 डिवाइड बाई 2। तो देखो कितना आता है इसका, 81.1 आया। ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना आया? 81.1। अब एक्चुअल में ब्रोमीन का एटॉमिक मास इज 79.9, 79.9। तो 81.1 और 79.9 ऑलमोस्ट क्लोज है, ठीक है। आप इतना डिफरेंस उसने मान लिया कि चलो भाई आता है, एरर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट इट इज स्टिल वेरी क्लोज। तो लोगों ने इसको भी अप्रिशिएट किया कि हाँ भाई तूने कैलकुलेशन से एकदम एक्चुअल, मतलब नियर टू रियलिटी वैल्यू बता दिया। तो ये था डॉबरिनियर का सजेशन, द एटॉमिक मास, द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेंटर एलिमेंट और द मिडल एलिमेंट, ठीक है, ये उसका कहना था। फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो डॉबरिनियर का जो मेथड था ऑफ क्लासिफिकेशन कुछ टाइम के बाद फ्लॉप हो गया। क्यों? मतलब फ्लॉप हो गया मतलब इतना हेल्पफुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बाद में जब नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे तो उनका वो ट्रायड ही नहीं बना पाया। जो ये ट्रायड का जो रूल है कि इसका और इसका एटॉमिक मास का मीन लूंगा तो मुझे बीच वाले एटम का एटॉमिक मास मिल जाएगा, ये एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा था। इसीलिए द डॉबरिनियर्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन गॉट डिस्कार्डेड, ठीक है, लोगों ने फिर वो मेथड यूज करना छोड़ दिया। सो दिस वाज अबाउट डॉबरिनियर्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। हाँ बच्चों, सो नेक्स्ट हम लोग नया मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, जो न्यूलैंड करके एक साइंटिस्ट था फ्रॉम इंग्लैंड, सो ही डिस्कवर्ड अ न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उसने क्या किया, उसके टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे उसको उसने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया एंड उसने एक चीज नोटिस किया, उसने ये नोटिस किया कि जो 8th एलिमेंट है, ठीक है, मतलब उसके सीक्वेंस में जो 8th नंबर पे जो एलिमेंट है उसका केमिकल प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो मतलब जो 8 नंबर पे जो एलिमेंट होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर टू दैट एलिमेंट विच इज इन द फर्स्ट पोजीशन, जो पहले नंबर पे एलिमेंट होगा उसके साथ। तो उसने ये लॉजिक को कंपेयर किया म्यूजिक के साथ। तो देखो म्यूजिक में हमारे पास 7 सुर होते हैं, 7 के बाद 8वां सुर इज सेम एज द फर्स्ट वन। तो देखो कौन से 7 सुर होते हैं हमारे पास, वी हैव सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, और फिर बाद में 8वां इज अगेन सा, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट इज सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, और बाद में 8th, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद जो 8 है, 8 वापस सा है, तो मतलब नी के बाद सा आता है, मतलब इट इज सिमिलर टू द फर्स्ट सा, यस।
तो उसने ये सजेस्ट किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, देखो मैं सबको नंबरिंग दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। फिर बाद में वापस से नंबरिंग करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखो उसने ये कहा था एवरी फर्स्ट एलिमेंट हैज केमिकल प्रॉपर्टी सेम एज द एथ एलिमेंट, या तो उसका उल्टा रिवर्स, एवरी एथ एलिमेंट, ये 8वां एलिमेंट है, हैज केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, लाइक दैट ऑफ एन ऑक्टेव। म्यूजिक के जो ऑक्टेव्स होते हैं, जिसको 7 सुर हम लोग बोलते हैं, उसको ऑक्टेव बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे एवरी एथ एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। अभी इसको मैं सिमिलर किसके साथ बोल सकता हूँ? सोडियम को इज द फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं कंसिडर करता हूँ और उसके हिसाब से नंबरिंग किया, तो ये पोटेशियम मेरा एथ एलिमेंट आता है, तो दैट मीन्स आई कैन से दैट पोटेशियम इज सिमिलर टू सोडियम। पोटेशियम का केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू सोडियम, जो कि एक फैक्ट है, हम लोग ने देखा भी है। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉर्मूलाज लिखते हैं ना, तो देखो NaCl लिखते हैं और यहाँ पे KCl लिखते हैं, तो देखो दोनों का फॉर्मूला भी सेम बनता है क्लोरीन के साथ, तो दैट मीन्स दे मस्ट बी हैविंग सिमिलर वैलेंसीज। अभी देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8, 1। पोटेशियम का कितना है? 2, 8, 8, 1। तो देखो दोनों का आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी एक एक ही है। देखो ये सोडियम का है और ये पोटेशियम का है, राइट। सो दिस मीन्स दोनों का आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब दोनों का वैलेंसी भी सेम है। तो न्यूलैंड ने जो सजेस्ट किया था वो एक्चुअल में बहुत ही अच्छा सजेशन था और उसने एक बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई किया था, एक यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई किया था। उसने क्या आइडेंटिफाई किया था? कि एवरी एथ एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अभी देखो मैं सोडियम और लिथियम को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो देखो क्या होगा, ठीक है। मैं लिथियम और सोडियम को कंपैरिजन करना चाहता हूं, सो नाउ आई अगेन रीनंबर देम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है इसका, ठीक है। ठीक है, अभी मैं लिथियम से काउंटिंग करता हूँ। लेट्स से ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो अभी लॉ के हिसाब से क्या था कि एवरी एथ एलिमेंट हैज टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, जो कि लिथियम और सोडियम का भी सेम है। देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा? इट विल बी 2, 1। तो देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हुए ना ये दोनों सिमिलर, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, यस। तो इस तरह से न्यूलैंड ने अपना एक नया क्लासिफिकेशन का मेथड सजेस्ट किया था। लोगों ने बहुत नोटिस किया, बहुत तारीफ भी की, ठीक है। लेकिन फिर लोगों ने इसके अंदर की कमियां भी नोटिस की। तो इसके अंदर क्या कमियां थी? इसके अंदर देयर वर सर्टेन डीमेरिट्स। सो व्हाट वर द डीमेरिट्स? तो देखो सबसे पहला डीमेरिट तो ये था कि यहां तक उसने एलिमेंट्स ढूंढे थे, तो उसने यहां तक का उसने ये टेबल बना के तो दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उसके लिए इसने बीच में कहीं पे जगह ही नहीं छोड़ी, तो नए एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं था उसके टेबल में। तो भाई जो नए एलिमेंट्स है उसको क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, उसके लिए किसी और का मेथड यूज करेंगे, तो फिर तेरा मेथड क्या फायदे का। सो इसके लिए उसका न्यूलैंड का जो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है बाद में इतना यूजफुल नहीं रहा। दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन ये था कि ये जो कैल्शियम तक का ही क्लासिफिकेशन उसका सही था, मतलब मैग्नीशियम इज इक्वल टू कैल्शियम, मतलब कैल्शियम का प्रॉपर्टीज इज सिमिलर टू मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टीज इज सिमिलर टू दैट ऑफ बोरॉन, ठीक है, सिलिकॉन का इज सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बन, यहां तक सब सेम था। लेकिन कैल्शियम के बाद ये एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल सकता था कि क्रोमियम का केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सिलिकॉन का प्रॉपर्टी सेम है। देखो सिलिकॉन इज
नॉट अ मेटल, ठीक है। टाइटेनियम एक मेटल है, तो मेटल को मैं किसी नॉन मेटल के साथ मैं कैसे इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब बहुत बड़े फ्लॉज थे। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या था, हिज ऑक्टेव रूल, जो फर्स्ट एलिमेंट, एवरी एथ एलिमेंट इज सेम एज द फर्स्ट एलिमेंट, ये जो रूल उसने बताया था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल होता था, सिर्फ यहाँ तक। इसके बाद ये फ्लॉप हो जाता है, बहुत बुरी तरह से फ्लॉप होता है। क्यों? क्योंकि उसके अरेंजमेंट के हिसाब से देखो, अगर यहाँ पे देखें, ये नी वाले कॉलम में, नी वाले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, Fe मतलब क्या है, आयन, ठीक है। और यहाँ पे देखो किसके साथ रखा है, ऑक्सीजन, सल्फर। अभी ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, उसी के साथ आप आयन को प्लेस करते हो, जो कि एक मेटल है, हार्डकोर मेटल भाई, अपना सबसे फेवरेट मेटल आयन। उसको आप नॉन मेटल के साथ रख के कैसे बोल सकते हो कि दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है? सो दैट इज व्हाई ये उसका एक गलत पॉइंट था। प्लस उसने देखो कोबाल्ट और निकल जो कि मेटल्स है, ठीक है, वो दोनों को उसने हैलोजन्स के साथ प्लेस कर दिया। देखो हैलोजन कौन कौन है, फ्लोरीन इज अ हैलोजन, क्लोरीन इज अ हैलोजन, ब्रोमीन इज अ हैलोजन। तो हैलोजन्स के साथ आप मेटल्स को प्लेस कर रहे हो, दोनों का प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होता है। तो आपने एक ही जगह पे हैलोजन के साथ आपने कोबाल्ट और निकल को डाल दिया, ये कैसे हो गया? ये तो गलत बात है। तो इसीलिए ये 3-4 रीजंस के वजह से, कौन सा था? फर्स्ट रीजन क्या था, इट इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। सेकंड, नए नए एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए उसको इस टेबल में जगह नहीं मिली। थर्ड चीज है, आयन को उसने नॉन मेटल्स के साथ प्लेस किया और कोबाल्ट और निकल को उसने हैलोजेंस के साथ प्लेस किया। इन रीजंस के वजह से न्यूलैंड्स का ऑक्टेव बाद में यूज करना बंद कर दिया लोगों ने, ठीक है। सो इट वाज नॉट 100% एक्यूरेट, सिर्फ कैल्शियम तक का ही उसका एक्यूरेसी था। बाद में उसकी बहुत सारी मिस्टेक्स थी, नए नए एलिमेंट्स को नहीं बिठा सका। सो दैट्स व्हाई दे स्टॉप्ड यूजिंग दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव में आपको 2 चीजें याद रखनी है, पहले उसकी मेरिट्स और दूसरी उसकी डीमेरिट्स। मेरिट्स मतलब उसके फायदे क्या थे, डीमेरिट्स मतलब उसको अगर डिस्कार्ड कर दिया ना, बाद में लोगों ने यूज करना छोड़ दिया, तो किन वजह से इसको यूज करना छोड़ दिया। व्हाट आर द डीमेरिट्स बिकॉज ऑफ विच पीपल स्टॉप्ड यूजिंग न्यूलैंड्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर इतना आपने कर लिया तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का पार्ट आपने कवर कर लिया। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आंसर कर पाओगे। याद रखना, आयरन का पार्ट, कोबाल्ट और निकल का पार्ट और वैलिड अप टू कैल्शियम, ये 3, और चौथा कि नए एलिमेंट्स को जगह नहीं मिली। ये 4 डीमेरिट्स आपको याद होने चाहिए। आप उसको ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे न्यूलैंड्स ऑक्टेव का पार्ट खत्म होता है। द नेक्स्ट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हम लोग मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे। आप पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, नोट करना है तो आई विल इरेज द बोर्ड। यस, सो बच्चों हम लोग अभी स्टडी करेंगे मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। नाउ मेंडलीव वाज, उसका पूरा नाम दिमित्री मेंडलीव था, एंड दिमित्री मेंडलीव वाज अ रशियन गाय। उसने 1869 में एक पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट किया था टू द साइंटिफिक कम्युनिटी एंड टू द वर्ल्ड कि ये मेरा मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है करके, ठीक है। तो इसने कैसे किया था? तो इसके टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन मेंडलीव वाज रिसर्चिंग ऑन हिज पीरियोडिक टेबल, देयर वर अ टोटल ऑफ 66 एलिमेंट्स। उस टाइम पे 66 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका डिस्कवरी हो चुका था, जिसके बारे में उसको पता था। तो उसने वो सारे एलिमेंट्स को 1 by 1 स्टडी किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका डेंसिटी, उसका बाकी का फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारा स्टडी करने के बाद उसने ये नोटिस किया कि काफी एलिमेंट्स का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, रिपीट होता है, मतलब सिमिलर है, और एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता है। तो उसने उस इंटरवल के हिसाब से एक पूरा चार्ट बनाया, एंड उस चार्ट में उसने हर एक एलिमेंट को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया। तो इसका मतलब क्या है, उसका जिसका एलिमेंट का एटॉमिक मास बढ़ते जैसे जैसे बढ़ते आएगा ना, तो सबसे छोटा वाला एटॉमिक मास पहले ग्रुप में आएगा, फिर उससे ज्यादा वाला उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, मतलब जो जो हेवियर है वो एक के बाद एक करके ऐसे अरेंज करते जाएंगे। तो वैसे करके उसने एक टेबल बनाया।
अब इस टेबल में देयर वर 8 ग्रुप्स, ठीक है, 8 वर्टिकल ग्रुप्स जिसको कॉलम्स भी बोलते हैं, ठीक है। और उस 8 कॉलम्स के अंदर उसने सीक्वेंशियली बहुत सारे रोज बनाए, आई थिंक सो ऑलमोस्ट अराउंड 12 रोज, ठीक है। 12 रोज आर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, रोज, और ये जो है कॉलम्स है, ठीक है। ऐसे 8 वर्टिकल कॉलम्स है ग्रुप 8 तक, और ऐसे रोज बनाते गया, 12 रोज है उसके पास, ठीक है। तो इन 66 एलिमेंट्स का उसने हर एक एलिमेंट का काफी सारा प्रॉपर्टीज रिसर्च किया, ठीक है। और रिसर्च करने के बाद उसने स्पेसिफिकली 2 एलिमेंट्स के साथ हमेशा उसका रिएक्शन करवाया है। तो कोई भी एलिमेंट, जनरल एलिमेंट में ले लेता हूं आर, कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है, उसका नाम हम लोग जनरली आर रखते हैं। उसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा एक बार ऑक्सीजन के साथ, और वही एलिमेंट का एक बार रिएक्शन करवाऊंगा हाइड्रोजन के साथ। तो अब यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एक ऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है तो ऑक्साइड बनेगा, और ये एक हाइड्राइड बनेगा, क्यों, क्योंकि उसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया है, ठीक है। तो ये हाइड्राइड बना और ये ऑक्सीजन बना। तो वो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो एलिमेंट का प्रोडक्ट है, मतलब ऑक्साइड हो या हाइड्राइड हो, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसने सारे एलिमेंट्स को जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया तो काफी सारे एलिमेंट्स का फॉर्मूला सेम निकला, उनकी ऑक्साइड और उनके हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम निकला। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूं, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, समझ लो अगर रिएक्ट होते हैं तो क्या बनेगा, दिस विल गिव मी K2O, मतलब यहाँ पे 2 लेना होगा और यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो K2O बना। अब मैं सोडियम को रिएक्ट करवाता हूं ऑक्सीजन के साथ, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो देखो क्या बनेगा, Na2O। अब यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 2 हो गया बैलेंस। इसका मतलब देखो अभी ये फॉर्मूला कैसे बना, याद है ना आप लोगों को, कि सोडियम ऑक्साइड बनाना है मुझे, तो सोडियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, हम लोग वैलेंसी का अदला बदली करते हैं, सोडियम का वैलेंसी ऑक्सीजन को मिलेगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी सोडियम को मिलता है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, NaO लिख दिया, सोडियम के नीचे इसका वैलेंसी और ऑक्सीजन के नीचे इसका वैलेंसी। तो ये 1 तो हम लोग जनरली नहीं लिखते, तो इसीलिए Na2 फॉर्मूला बन गया। यस, अब Na2 फॉर्मूला देखो, तो सोडियम का ऑक्साइड, सॉरी पोटेशियम का ऑक्साइड क्या है, ये है, क्या है, K2O। सोडियम का ऑक्साइड क्या है, Na2O। तो देखो अगर दोनों को मैं जनरल लिखूं, तो कोई भी एलिमेंट लेने दो, उसका मैं फॉर्मूला R2O लिखता हूं, तो क्या ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं कि नहीं, Na2O, K2O, R2O। तो इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स जो उसके पास थे, जिनका फॉर्मूला ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है, जो एलिमेंट्स ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई करते हैं R2O, उसको उसने सारों को ग्रुप 1 में बिठा दिया। मतलब ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑक्साइड ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये मैंने ग्रुप 1 का एग्जांपल दे दिया, सोडियम और पोटेशियम। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम और पोटेशियम एलिमेंट ग्रुप 1 में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सोडियम लिख देता हूँ, उसके नीचे पोटेशियम लिख देता हूँ, तो ये दो जो है वो ग्रुप 1 में आ गए, ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स आएंगे। अब सेकेंड ग्रुप का बात करता हूं, तो सेकेंड ग्रुप में मैग्नीशियम लेता हूं। अभी ये ग्रुप्स भी कैसे बने पता है, ये ग्रुप्स है ना वैलेंसी के हिसाब से बने हैं। देखो ग्रुप 1 में जो ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका वैलेंसी 1 होगा, मतलब जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8। तो अभी
उस हिसाब से मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा 2 8 2। तो ये कौन से ग्रुप में आना चाहिए? सेकंड ग्रुप में। अब सेकंड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका एक ऑक्साइड बनेगा, यस। और उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला ग्रुप 2 के लिए क्या बोला है? यहाँ पे RO बोला है। तो चलो देखते हैं, मैग्नीशियम का लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ग्रुप 2 में है। तो मतलब मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो MgO बनना चाहिए। चलो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को अगर मैं रिएक्ट करवाता हूं तो मैग्नीशियम, तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन में थोड़ा हीट करना, मैग्नीशियम रिबन को आप हीट करते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? चलो देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या है? 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है? 2। ये +2 होता है, ये -2 होता है, पता है ना, लास्ट ईयर हम लोग ने सब वैलेंसीज किया है। तो हम लोग साइन नहीं लिखते, सिर्फ पता होना चाहिए वैलेंसी क्या है। इसका वैलेंसी इसको मिलेगा, इसका वैलेंसी इसको मिलेगा, तो Mg2O2, यस। लेकिन हम लोग 2 तो कभी लिखते ही नहीं है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या फॉर्मूला बना? MgO। अभी इसको बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 Mg और यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो देखो, ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है, मैग्नीशियम 2 है, मैग्नीशियम भी 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO बनता है, तो जो कि ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है RO का फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। जहां जहां R वहां आपका एलिमेंट, ठीक है, ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन। तो वैसे सेकेंड ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल जो उसने बनाया है, इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से बनाया था, ठीक है। तो कुछ कॉमन थे, कुछ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी सेटिस्फाई कर सकता है, जरूरी नहीं है। तो मेंडलीफ ने यह सजेस्ट किया था कि जो कोई भी एलिमेंट है उसका सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक मास है। अभी फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? अभी मैं बोलता हूं कि माई मास इज 50 kg, ठीक है। तो मास किससे बनता है? मैटर से। मैटर किससे बनता है? चलो बताओ। तो आप लोग सोचोगे सर मैटर तो पता नहीं सर, एटम्स नहीं, एटम्स तो मैटर का पार्ट है, तो जितने सारे एटम्स होंगे उतना मतलब मैटर ज्यादा होगा, राइट। तो मैटर बनता किससे है उसका कुछ आइडिया नहीं है हम लोग के पास। मैटर को मैं किस में मेजर करूंगा? आई डोंट नो। आई कैन मेजर मास बट मैटर नहीं पता। तो मैटर जिस चीज का नहीं पता है हम लोग उसके अंदर और डीप में नहीं जा सकते। वो चीज क्या है? वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है, उसका कुछ आगे सोल्यूशन नहीं है। सो वैसे ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक मास, ठीक है। मेंडलीफ के हिसाब से एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। तो उसने एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो अरेंज करते गया एलिमेंट्स को। फिर ग्रुप 3 में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ग्रुप 3 में एलिमेंट आएगा एल्यूमिनियम के जैसा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को मैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या बनेगा वो? देखो, ये बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या है? 3। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है? 2। अदला बदली, तो ऑक्सीजन के नीचे में क्या लिखूंगा? 3। एल्यूमिनियम के नीचे में क्या लिखूंगा? 2, तो Al2O3। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 है। तो क्या ये ग्रुप 3 का फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है जो कि R2O3 है? हाँ देखो, जहां जहां R वहां एल्यूमिनियम, यहाँ का 2 यहाँ का 2 सेम है, ऑक्सीजन के नीचे 3 सेम है। अब यहाँ पे देखोगे ना तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो भी नंबर्स है, जो वैलेंसीज है, वो मैं ऊपर लिखा हूं। जनरली हम लोग नीचे लिखते हैं ना फॉर्मूला में, तो मेंडलीफ के टाइम पे वो ऊपर लिखा करता था, ठीक है। बाद में साइंस आगे बढ़ा एंड सब लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं भाई हम लोग नीचे ही लिखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेंडलीफ ने जो लिखा था वो गलत था, नहीं, वो उसके हिसाब से उसने सही लिखा था, तो जो कि हमारे के साथ भी मैच होता है। द ओनली थिंग इज वो ऊपर लिखता था, हम लोग नीचे लिखते, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो मतलब एल्यूमिनियम इस ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एल्यूमिनियम शुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप 3। समझ में? ऐसे काफी सारे ऑक्साइड्स, जैसे कि अभी कार्बन का है, ठीक है, कार्बन
प्लस ऑक्सीजन को मैं रिएक्ट करवाता हूं तो CO2 बनता है, ठीक है। तो CO2 मतलब वो क्या, RO2 का फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। तो RO2 कौन से ग्रुप में आता है, RO2 फोर्थ ग्रुप में आता है। तो वैसे मैं कार्बन को ग्रुप 4 में बिठाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे करते 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 उसने अपना पूरा पीरियोडिक टेबल सेटअप कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, ये तो चलो मैंने ऑक्साइड्स के साथ बताया ना, मैंने हाइड्राइड के साथ एक भी नहीं बताया, ठीक है। तो मैं हाइड्राइड का भी बता देता हूं कि अभी कार्बन को अगर मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो CH4 बनता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे मुझे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 कार्बन विल गिव यू CH4। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन इज ऑल्सो कार्बन का जो हाइड्राइड है, ठीक है, जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, जो हाइड्राइड है इसका, वो CH4 बनता है। तो मतलब इट इज सेटिस्फाइंग द फॉर्मूला RH4। अभी RH4 देखो यहाँ पे है, यस। तो ये कार्बन को ग्रुप 4 में होना चाहिए, और CO2 के एग्जांपल से भी हम लोग ने देखा था कि ये ग्रुप 4 में ही बैठना चाहिए, इसीलिए कार्बन को उसने ग्रुप 4 में डाला है, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, क्लोरीन का। क्लोरीन को जब मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो Cl2 प्लस H2 विल गिव मी HCl, लेकिन 2 बैलेंस करने के लिए। तो मतलब ये फॉर्मूला ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है ना, RH का फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हम लोग देखो, हम लोग आज के जमाने में हाइड्रोजन को पहले लिखते हैं और बाद में दूसरे हैलोजन को लिखते हैं। उसके टाइम पे, मेंडलीफ के टाइम पे उसने ऐसा लिखा था, RH लिखा था, यस। तो क्लोरीन का फॉर्मूला RH के फॉर्मूला में सिमिलर है। देखो जहां जहां क्लोरीन, तो मेंडलीफ के टाइम पे वो ClH लिखता होगा, वी डोंट नो, ठीक है। तो जहां जहां R वहां वहां क्लोरीन, जहां जहां हाइड्रोजन वहां वहां हाइड्रोजन। तो RH कौन से ग्रुप का प्रॉपर्टी है, RH देखो ये ग्रुप का प्रॉपर्टी है। तो मतलब क्लोरीन ये वाले ग्रुप में होना चाहिए 7 में, तो देखो वहीं पे होगा। अब आप टेबल्स को रेफर करते जाओ, मैं जहां पे बता रहा हूं वो। फिर फॉस्फोरस को देखते हैं। फॉस्फोरस को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो मेरे को क्या बनता है, P2O5 बनता है मेरा। तो P2O5 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन R2O5। तो R2O5 कौन से ग्रुप का प्रॉपर्टी है, ग्रुप 5 का। तो उसने फॉस्फोरस को ग्रुप 5 में डाला होगा, ठीक है। अभी इसको मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, वो आप समझ लो, या तो फिर चलो कर ही देते हैं, क्या करना है। तो यहाँ पे 2 है तो मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस 2 हो गया, ऑक्सीजन 5 है, यहाँ पे 2 है तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ तो ये 10 हो गया। तो यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो ये भी, ऑक्सीजन भी अभी 10 हो गया। तो फॉस्फोरस कितना है, 2 और 2 4, तो यहाँ पे 4 कर देता हूँ। तो 4 फॉस्फोरस प्लस 5 ऑक्सीजन विल गिव यू 2P2O5, ठीक है। ये तो बैलेंस हो गया। तो मतलब ये फॉस्फोरस विल बी इन ग्रुप 5। तो ऐसे करते करते उसने बहुत सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, उसके ऑक्साइड्स को स्टडी किया, उसका फॉर्मूला को स्टडी किया, और जो फॉर्मूला जो ग्रुप में बैठता है उस एलिमेंट को वहां पे डाल दिया। ऐसे करते करते उसने अरेंजमेंट किया। अब इस टाइप का अरेंजमेंट से जो टेबल बना है उसका फायदा क्या हुआ, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स थे। सबसे पहला बेनिफिट था कि मेंडलीव ने बेरिलियम का एटॉमिक नंबर करेक्ट किया, ठीक है। लोगों को लगता था पहले वो 14.09 था, लेकिन बाद में उसने करेक्शन किया, ये तो गलत था। उसने बोला कि बेरिलियम का फॉर्मूला इज 9, एटॉमिक मास का वेट, एटॉमिक मास इज 9.4। पहले लोगों को लगता था 14.09 है, लेकिन उसने बोला नहीं, ये 9.4 है। अब ये 9.4 होने की वजह से ये बोरॉन जिसका एटॉमिक मास 11 है, पहले 14.9 था, तो पहले बेरिलियम इसके बाद आना चाहिए ना, बोरॉन के बाद। तो उसने करेक्शन किया, बोले नहीं ये 9.4 है, एंड बिकॉज उसका एटॉमिक मास 9.4 है तो ये बोरॉन के पहले आना चाहिए, तो इसीलिए बेरिलियम को उसने बोरॉन के पहले लिखा। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है, उसने 3 एलिमेंट का प्रेडिक्शन कर दिया था। मतलब उस टाइम पे ये एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, फिर भी उस टाइम पे ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, फिर भी उसने पहले से प्रेडिक्शन करके रखा था कि 3 एलिमेंट है, ठीक है। उसका नाम उसने क्या बोला, पहला एलिमेंट, दूसरा और तीसरा। पहले का नाम उसने बोला एक्का बोरॉन,
दूसरे का नाम बोला था उसने एका सिलिकॉन, नहीं एका एल्यूमिनियम, सॉरी, एंड तीसरे का नाम उसने बोला था एका सिलिकॉन। अभी एका 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 क्यों बोला था? एका मतलब सिमिलर, ठीक है। तो उसने बोला था कि एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका प्रॉपर्टी विल बी सिमिलर टू बोरॉन, दूसरा ऐसा एलिमेंट होगा जिसका प्रॉपर्टी विल बी सिमिलर टू एल्यूमिनियम, तीसरे एलिमेंट का प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर टू सिलिकॉन। और उसने हर एक का एटॉमिक मास भी प्रेडिक्ट किया था कि भाई एका बोरॉन जो होगा, ये एलिमेंट जिसको नाम उसने एका बोरॉन दिया था, उसका एटॉमिक मास इतना होगा, इसका इतना होगा, इसका इतना होगा, हर एक का एटॉमिक मास भी उसने गेस किया था। फिर कुछ सालों बाद तीनों एलिमेंट डिस्कवर हुए जो मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किए थे, वो तीनों एलिमेंट डिस्कवर हुए, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, ठीक है। एका बोरॉन का नाम क्या था? एका बोरॉन का नाम था स्कैंडियम, जिस एलिमेंट को एका बोरॉन उसने पहले से बोल के नाम दिया था एका बोरॉन, उसको बाद में साइंटिस्ट लोगों ने एलिमेंट को डिस्कवर किया और उसका नाम रख दिया स्कैंडियम। मतलब एका बोरॉन इज सिमिलर टू स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम की जगह पे गैलियम आया था, एंड एका सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम आया था। तो ये तीनों एलिमेंट्स उसने सजेस्ट किए थे और ये तीनों एलिमेंट डिस्कवर भी हुए। समझ में आया ये सब लोग को? तो ये 3 डिस्कवरीज उसने करवा के दी, प्लस उसने ये बताया कि आप अगर इसका प्रॉपर्टी आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो। वो कब किया होगा? क्योंकि उसने देखा था कि ये जो टेबल है उसमें कोई कोई स्पॉट्स खाली थे, तो वो खाली स्पॉट्स में देखा था कि भाई अभी समझ लो यहां पे एक स्पॉट खाली है, ठीक है, और यहां पे कोई और एलिमेंट है, तो यहां पे कोई एक एलिमेंट z है, सो वी डोंट नो, वी विल कॉल इट x। तो उसने ये बोला था कि ये जो खाली जगह है ना, इसमें एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसा होगा, और जो ये ग्रुप का जो केमिकल फॉर्मूला है, जनरल ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला है, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। उसके हिसाब से उसने कैलकुलेशन करके इसका एटॉमिक मास भी बताया था, जो कि ये स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के फॉर्म में डिस्कवर हुए थे बाद में, ठीक है। तीसरी चीज क्या हुई कि मेंडलीव ने इतना डिस्कवर करके तो उसने बता के छोड़ दिया अपने पीरियोडिक टेबल को, और लोग उसको यूज कर रहे थे, एंड पीपल वर हैप्पी बिकॉज उनका क्लासिफिकेशन का काम काफी आसान हो गया था। फिर कुछ सालों बाद हुआ ये कि नोबल गैसेस डिस्कवर हुए। तो अब नोबल गैस डिस्कवर हुए तो अभी क्या करने का इसका? तो उसको मेंडलीव ने सोचा कि अभी इसको मैं पीरियोडिक टेबल में कहां पे फिट करूं, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मेरा पूरा अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा। तो मेंडलीव वाज वेरी स्मार्ट। उसने क्या किया, ये जो उसका पीरियोडिक टेबल था ना, उसमें लास्ट में उसने एक और कॉलम ऐड कर दिया, ठीक है, और इसमें उसने नोबल गैसेस को बिठा दिया। तो जितने भी नोबल गैसेस डिस्कवर हुए थे वो एक के बाद एक के बाद एक इस कॉलम में लास्ट ग्रुप एक नया ऐड कर दिया, और उसमें एक के बाद एक के बाद एक ऐड करते गया। तो इससे क्या बेनिफिट हो गया कि नोबल गैसेस को भी अपनी जगह इस पीरियोडिक टेबल में मिल गई। तो लोगों ने और ज्यादा अप्रिशिएट किया कि सर आपका पीरियोडिक टेबल इज वेरी नाइस, इट इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ, आइसोटोप्स डिस्कवर हुए। और जब ये आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो लोगों ने ये देखा ना, व्हाट इज एन आइसोटोप। अभी आइसोटोप क्या होता है, सेम एलिमेंट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कार्बन है, ठीक है, सेम एलिमेंट के 2 अलग अलग एटॉमिक मासेस होते हैं। तो एक कार्बन 12 होता है, दूसरा कार्बन 14 होता है, ठीक है। तो मतलब एक कार्बन एटम जो है उसका एटॉमिक मास इज 12 AMU, याद है ना तुम लोग को कि एटॉमिक मास इज मेजर्ड इन AMU। एंड दूसरा कार्बन एटम जो है उसका एटॉमिक मास इज 14 AMU। तो अब जब ऐसे आइसोटोप्स पता चले, आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स विद द सेम एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर सेम है मतलब वो एलिमेंट सेम है, तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो कार्बन के दो आइसोटोप है, दो से ज्यादा है लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग दो समझेंगे। तो एक कार्बन 12 है, दूसरा आइसोटोप इज कार्बन 14। तो अभी मेंडलीव ने क्या किया था, उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। मतलब जैसे जैसे मास बढ़ते जाएगा उसको मतलब एक के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो अब लोगों ने उसको ये बताया कि सर कार्बन का दो आइसोटोप हम लोग को मिला है, तो एलिमेंट एक है लेकिन दो अलग अलग एटॉमिक मास है, तो उसको एक ही एलिमेंट को क्या आप दो बार रिपीट कर सकते हैं हम लोग आपके टेबल में? तो मेंडलीव ने कहा कि नहीं, आप अरेंज नहीं कर सकते, एक एलिमेंट को एक ही जगह पे रखना पड़ेगा, उसको आप दो जगह पे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला अलग अलग है ना, उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आप अलग सेम एलिमेंट को यहाँ पे भी रखोगे और यहाँ पे भी रखोगे, तो इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, RO है, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, R2O5। तो वो तो गलत बात हो जाएगी क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही टाइप का ऑक्साइड बना पाएगा। तो इसीलिए मेंडलीव ने मना कर दिया। तो लोगों ने बोला कि सर तो फिर करें क्या हम लोग? तो मेंडलीव ने बोला कि आई एम सॉरी, आई डोंट नो। तो ये उसका पहला फेलियर था कि जब आइसोटोप्स डिस्कवर होने लगे तो उनका अरेंजमेंट कैसे किया जाए ये उसको नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है। दूसरी बात, कोबाल्ट और निकल, CO और Na, कोबाल्ट और निकल, ये दो अलग अलग एलिमेंट है लेकिन दोनों का एटॉमिक मास सेम है। ठीक है। अब एटॉमिक मास सेम होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करवाता है सब कुछ, कि जैसे जैसे मास आपका इंक्रीज होगा वैसे वैसे आप नए नए एलिमेंट्स को बिठाते जाओ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ऐसा हो गया कि भाई एक ही एटॉमिक मास है और वो मास एटॉमिक मास के दो एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट को क्या मैं एक ही जगह पे बिठा सकता हूं? तो नहीं, क्योंकि इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला अलग है, इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला अलग है, तो दोनों को अलग अलग बिठाना पड़ेगा। तो लोगों ने बोला सर दोनों को अलग अलग बिठाना पड़ेगा, तो कैसे होगा? क्योंकि आपने तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से किया ना, तो दोनों का सेम मास है तो इंक्रीज तो नहीं हो रहा, तो सेम स्पॉट होना चाहिए। तो इसकी वजह से बिकॉज कोबाल्ट एंड निकल हैड द सेम एटॉमिक मासेस, दे हैड टू बी प्लेस्ड एट द सेम स्पॉट, तो जो कि गलत हो गया। तो इसके वजह से वापस लोगों ने बोला कि यहाँ पे आपका पीरियोडिक टेबल इज नॉट एबल टू हेल्प अस, इट इज फेलिंग। ठीक है। तो हम लोग ने कौन से दो मेथड्स देख लिए? पहले आइसोटोप्स का डिस्कवरी, दूसरा है अपना कोबाल्ट और निकल का प्लेसमेंट। थर्ड था हाइड्रोजन को लेके बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है। तो हाइड्रोजन को लेके क्या कंफ्यूजन था? तो हाइड्रोजन वॉज कंसिडर्ड टू बी एज अ मेटल और नॉन मेटल। ये लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसको मेटल के जैसा कंसिडर करें हम लोग या नॉन मेटल के जैसा। तो क्यों? क्योंकि मेटल के जैसा अगर मैं अज्यूम करता हूं तो देखो, मेटल एक सोडियम एक मेटल है। ठीक है। तो सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Na2O बनाता है। ठीक है। सल्फर के साथ जब रिएक्ट कराता है तो Na2S बनता है। ठीक है। हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है, नहीं तो सोडियम नहीं, तो ये दो ही देखेंगे हम लोग, और क्लोरीन के साथ देख लेते चलो। तो सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl बनता है। अब हाइड्रोजन भी सेम टाइप के कंपाउंड्स बनाता है। देखो कैसे, Na2O की जगह पे मैं H2O लिखूंगा, जहां जहां सोडियम वहां वहां हाइड्रोजन, दोनों का वैलेंसीज भी सेम है। देखो H2H2, यहाँ पे देखो H2S, यहाँ पे Na2S। ठीक है। यहाँ पे NaCl, यहाँ पे HCl। तो ये कंपाउंड्स को देखने के बाद, ये क्लासिफिकेशन को देखने के बाद लोगों को लगता था कि भाई हाइड्रोजन एकदम मेटल के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है। तो लोगों ने सोचा कि हाँ शायद ये मेटल ही होगा। फिर एक और टाइप का क्लासिफिकेशन आया हाइड्रोजन को लेके। तो वो हाइड्रोजन को लेके जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था? वो देखो, हाइड्रोजन को हैलोजेंस के साथ भी कंपेयर किया था। मतलब नॉन मेटल, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन एक मेटल है या हैलोजन है, वो नहीं समझ में आ रहा था। तो देखो, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2। ठीक है।
क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? Cl2। ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? Br2। तो क्लोरीन और ब्रोमीन तो हैलोजेंस है, और हाइड्रोजन का भी फॉर्मूला उसके जैसा ही दिखता है, तो शायद हाइड्रोजन भी एक हैलोजन हो सकता है। ठीक है, अब सॉरी कहाँ चला गया भाई? कहाँ गया यार, ये घुस गया। चलो कोई बात नहीं। अब क्लोरीन कार्बन के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैसा बिहेव करता है? तो क्लोरीन जब कार्बन के साथ रिएक्ट करवाता हूं मैं, ठीक है, Cl2 को, तो एक कंपाउंड बनता है मेरे पास CH4, सॉरी Cl4 सॉरी क्लोरीन CCl4। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा मतलब 4 और क्लोराइड क्योंकि क्लोरीन है। तो इसका बैलेंसिंग में मैं अभी फिलहाल नहीं जा रहा हूं, बट इतना ही है बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन को मैं अगर कंपेयर करूं तो मतलब कार्बन के साथ अगर मैं हाइड्रोजन को रिएक्ट कर रहा हूं तो ये CH4 बनाता है, जो कि मीथेन जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और हम लोग का इसके पहले वाला क्या था? CCl4। तो मतलब जहां जहां क्लोरीन है वहां वहां हाइड्रोजन है। तो ये एग्जांपल्स देख के लोगों को ये लगने लगा कि हाइड्रोजन तो एक हैलोजन है। तो मेंडेलीव को लोगों ने पूछा कि सर आप हाइड्रोजन को मेटल, जो कि ज्यादा करके ग्रुप 1 में मेटल्स थे और ग्रुप 4 मतलब ग्रुप 7 8 में नॉन मेटल्स को रखा गया था, तो ग्रुप 7 में आप हाइड्रोजन को रखोगे या ग्रुप 1 में रखोगे? तो ही हैड नो आंसर फॉर दैट। ठीक है, तो उसको लगता था कि यार ये भी प्रॉपर्टी सही है, ये भी प्रॉपर्टी सही है, तो मैं करूं तो करूं क्या? तो इसीलिए हाइड्रोजन के ऊपर डाउट हमेशा था ही, और हाइड्रोजन का इशू मेंडेलीव सॉल्व नहीं कर पाया। हाइड्रोजन का प्लेसमेंट को लेके बहुत इशू था कि उसको ग्रुप 1 में रखे या ग्रुप 7 में रखे। आपने दोनों जगह पे रखा, ऐसा नहीं चलता, कोई एक जगह पे रखो। तो उसने बोला कि यार उसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, मेरे को भी नहीं समझ रहा। तो वहां पे मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। तो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल का क्या क्या डीमेरिट्स है हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट डीमेरिट इज कि उसने कोबाल्ट और निकल का पोजीशन सेम रखा है। क्यों? क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास सेम है, तो ऐसा तो नहीं चलता एक जगह और दो लोग नहीं पॉसिबल, एक कुर्सी पे दो लोग नहीं बैठ सकते। सेकंड, उसने जो था उसने आइसोटोप्स का डिस्कवरी किया। मतलब जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो उसको आइसोटोप्स का अरेंजमेंट करने नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि एक ही एलिमेंट है लेकिन 2-3 उसके अलग अलग एटॉमिक मासेस वाले वेरिएंट्स हैं। तो हर एक वेरिएंट को क्या वो अलग अलग जगह पे रखता था, वो उसको श्योर नहीं था, क्योंकि पूरा पीरियोडिक टेबल का बैंड बच जाता था, पूरा अरेंजमेंट बिगड़ जाता था उसके वजह से। तो आइसोटोप्स को कहाँ अरेंज करवाए वो उसको नहीं पता था। फिर ऐसे बहुत सारे दूसरे नए नए एलिमेंट्स भी डिस्कवर हुए जिनका प्लेसमेंट थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट था। ठीक है, और हाइड्रोजन का हम लोग ने डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट डीमेरिट है, जो लास्ट फ्लॉ है, जो फॉल्ट है इसमें, इज लाइक देखो यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं समझ लो मैग्नीशियम ले लेता हूँ। ठीक है, अब सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, मैग्नीशियम का आई थिंक सो इट इज 39.1, आई एम नॉट टू श्योर। चलो वील टेक सम अदर एग्जांपल, वैसे मेरे को इसका श्योर नहीं है। तो लेट्स से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 8। ठीक है, तो उसका एटॉमिक मास नहीं 16 है, सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इज 14। तो लोगों ने उसको पूछा कि सर एक एलिमेंट आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है, इसका 14 एटॉमिक मास है, इसका 16 है। तो लोगों ने यह पूछा कि सर यहाँ पे एक बीच में 15 एटॉमिक मास वाला कोई एक एलिमेंट अभी तक आया नहीं है, तो क्या हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई
15 एटॉमिक मास वाला कोई एलिमेंट होगा, उसके लिए जगह बन सकती है फ्यूचर में, उसका मतलब कोई डिस्कवरी होगा, ऐसा आप बोल सकते हो, गारंटी कर सकते हो कुछ? तो मेंडलीफ ने कहा नहीं, बिकॉज ही हैड नो आंसर। मतलब क्या है कि दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था, तो उसके बीच के जो एटॉमिक मास वाले जो पॉसिबल एलिमेंट्स है, उसका डिस्कवरी पे उसने कुछ कमेंट नहीं कर पाया वो। तो उसने बोला कि आई कैन नॉट से वेदर देयर विल बी एनी एलिमेंट विच विल हैव एटॉमिक मास जो कि इन दोनों के बीच का होगा। तो ये 4 पॉइंट्स जो थे जिसके वजह से मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो फिर बाद में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मॉजली, ठीक है। सो मॉजली ने अपना एक पीरियोडिक टेबल सजेस्ट किया जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। एंड आज जो हम लोग टेक्स्ट बुक में जो पीरियोडिक टेबल जो रेफर करते हैं, वो पीरियोडिक टेबल मॉजली का बनाया हुआ है, विच इज ऑल्सो नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मॉजली जो था, ही वॉज अ वेरी स्मार्ट गाय, ठीक है। उसने ज्यादा कुछ मेहनत नहीं किया। उसने उस टाइम पे सिर्फ इतना ही बोला कि उसने ये देखा कि मेंडलीफ कहां पे फेल हुआ, ठीक है, और उसका जो फेलियर वाला पार्ट है ना, सिर्फ उसी को करेक्ट किया और उसने अपना टेबल बना लिया। अभी कैसे किया कि मेंडलीफ हैड सजेस्टेड दैट एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसने यहीं पे गलती कर दी मेंडलीफ ने। मॉजली ने क्या बोला, जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, उसने बोला कि एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी कोई भी एलिमेंट का क्या है? उसका एटॉमिक नंबर, ना कि उसका एटॉमिक मास। तो मॉजली ने क्या किया? ही अरेंज ऑल द एलिमेंट्स in the increasing order of their atomic number. अभी the number of electrons or the number of protons is equal to the number of is equal to the atomic number. मतलब एक एलिमेंट में समझ लो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका पास उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उसके पास 5 प्रोटॉन्स भी होगा ना, क्योंकि एक एटम न्यूट्रल होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। सो दैट मीन्स अगर 5 प्रोटॉन है तो दैट मीन्स दैट इज द एटॉमिक नंबर विच इज 5। तो उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से पूरा अपना पीरियोडिक टेबल बना दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इस नए पीरियोडिक टेबल में आपके पास कितने ग्रुप्स थे? देयर वर 18 ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स मतलब वर्टिकल, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। एंड देयर वर 7 पीरियड्स। अब उसने रोज को पीरियड्स बोला था, मतलब ऐसे 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, 1 2 3 4 5 6 और 7, और वर्टिकल ऐसे 18 कॉलम्स है, ठीक है। सो इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करेंगे एंड आई थिंक सो विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। सो आज वी विल स्टॉप एट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, वो हम लोग ने खत्म कर लिया एंड नाउ वी हैव टू बिगिन विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने सिर्फ आपको हिंट दे के रखा है कि उसने क्या चेंज किया और अपना पूरा नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना लिया। मेंडलीफ ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से बनाया था अपना पूरा पीरियोडिक टेबल,
मॉजली ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया उसने क्या चेंज किया, ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। उसने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था, इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया था। ठीक है, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द एंड ऑफ दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही कंटिन्यू करूंगा, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि और कैसे कैसे इसमें और हेल्प मिला हम लोग को, हाउ इट इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन टिल डेट पॉसिबल, जो हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। ठीक है, सो विल कंटिन्यू दिस chapter in the next class, that would be lecture number 2. Thank you.